नमस्कार साथियों, ग्रांड क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हम तैयार हैं उस विषय के लिए जिसको पढ़ने के लिए अपन काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। वो था हमारा हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम क्या था? जिसका नाम हमारे सामने है संधि। जिसका नाम हमारे सामने है संधि। आज हम संधि के बारे में हमारी जो बेसिक जानकारी है उसको हम पूरा जानेंगे। संधि होती क्या है? बहुत सारे लोग हमारे क्या करते हैं कि हिंदी पढ़ते समय बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो संधि जो हमारा टॉपिक है ना, ये संधि टॉपिक बहुत ही टफ है, मतलब उनको बहुत ही हार्ड कठिन लगता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो संधि टॉपिक ये हिंदी का कोई टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही सरल टॉपिक है। लेकिन शर्त क्या है कि हम इसको रट के क्या है, रटने में क्या करते हैं, हम इसको खुद कठिन बना लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा और आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है ना, एकदम बेसिक तरीके से हम जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का संधि, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है हमारा टॉपिक, संधि, ये हमारा टॉपिक है। इस संधि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसके बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें, पहले अपने को बेसिक मतलब छोटी छोटी चीजें देखनी है, फिर अपन डायरेक्ट बड़ी की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात तो यही कि जब इस संधि को अपन देखते हैं तो हमारे बहुत सारे मित्रों के सवाल आते हैं कि सर ये जो संधि है, ये संधि शब्द ऐसे भी लिखा जाता है और संधि शब्द ऐसे भी लिखा जाता है। ये दोनों प्रकार से संधि शब्द क्या है? देखिए, तो हमारे दिमाग में सवाल क्या आता है कि सर एक संधि तो ऐसे लिखा जाता है और एक यही संधि शब्द को अपन ऐसे लिखते हैं, तो इसमें से सही कौन सा है? ये वाला सही है कि ये वाला सही है? पहला सवाल तो यहीं से बन जाता है, क्योंकि शब्द शुद्धि में बहुत सी बार हमसे पूछा जाता है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो ध्यान रखना, जो संधि शब्द है ये वाला संधि शब्द भी अपन सही है और ये वाले दोनों भी सही है। केवल सही है ये नहीं बता रहा हूं, सही क्यों है दोनों, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, है ना। ऐसे ही संधि के अलावा एक और शब्द हमारे सामने आता है, हम पढ़ते हैं हिंदी शब्द। एक हिंदी शब्द ऐसे लिखा जाता है और एक हिंदी शब्द कैसे लिखा जाता है? एक हिंदी शब्द ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। वो कैसे सही है वो अभी अपन बात करते हैं। जैसे देखिए, इन दोनों के बारे में अपन बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैं ही अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि इस संधि शब्द का जो है विच्छेद क्या होगा, तो आप बता दोगे कि सर इस संधि शब्द का जो विच्छेद है, इस संधि शब्द का जो विच्छेद है वो होता है, संधि शब्द का विच्छेद होता है सम धन धी। इस संधि शब्द का विच्छेद क्या होता है? इस संधि शब्द का विच्छेद होता है सम धन धी। क्या होता है? सम धन धी। अब देखो, अगर अपन इसको अलग करें तो इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे स हलंत में ध और ई, ये इसका अपन ने शाब्दिक विच्छेद कर दिया। अब अपने को क्या जानना है कि हमारे जो अभी जो हम बाद में जब संधि पढ़ेंगे तब व्यंजन संधि का एक नियम आता है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, अनुस्वार का नियम या फिर हलंत में का नियम। किसका? हलंत में का नियम। किसका नियम आएगा? हलंत में का नियम। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताया कि हलंत में का मतलब क्या है, कि इसके अंदर अ स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अंदर कौन सा स्वर नहीं जुड़ा हुआ है? अ स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। अब क्या देखना है कि हलंत में का नियम क्या कहता है, कि हलंत में का नियम कहता है कि यदि मैं के बाद में कैसे मैं तक कोई भी वर्ण हो, यदि हलंत में के बाद में कैसे में तक अगर कोई भी वर्ण है तो क्या होगा? या फिर अपन कह सकते हैं, अगर वर्गीय कह सकते हैं, इनको अपन ने कहा था वर्गीय वर्ण हो तो इनके बाद में ये हमारा जो मैं है ये दो रूपों में बदलता है। कितने रूपों में बदलता है? दो कौन कौन से? एक तो अपन इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम अनुस्वार बना सकते हैं। इस में की जगह कब? यदि हलंत में के बाद कैसे लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण होगा तो इसको हम किस में बदल देंगे? या तो इसको हम अनुस्वार में बदल देंगे, या तो किस में बदल देंगे? अनुस्वार में। या फिर और क्या हो सकता है? दूसरा वाला, या फिर अपन इसको किस में बदलेंगे? या फिर हम
जो पीछे जो वर्ण होगा ना, पीछे जिस भी वर्ग का वर्ण होगा उस वर्ग का अंतिम वर्ण है ना, तो पीछे वाले वर्ग या पीछे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा, पीछे जो भी वर्ण होगा उसके वर्ग का पांचवा अक्षर जो अपन यहाँ लिख देंगे। या तो कौन सा, या तो अनुस्वार में बदलेंगे, या फिर पीछे वाले जो वर्ण है, पीछे वाला जो वर्ग इसे कैसे लेके मैं तक जो भी रहेगा उसके वर्ग का जो पांचवा वर्ण रहेगा उसको अपन कर देंगे। अब ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो ये नियम कहता है उसके हिसाब से अपने को इसको बनाना है। तो देखो क्या कह रहा था कि मैं के बाद में, किसके बाद में, मैं के बाद में कैसे लेके मैं। अब देखो यहाँ भी अपने को एक चीज ध्यान रखनी है। यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो संधि होती है, देखिए तो क्या ध्यान रखना है कि जो संधि होती है वो संधि होती है, ये संधि होती है प्रथम पद और द्वितीय पद, या फिर पहले वाले पद को हम इसको पहला पद कह सकते हैं, इसको दूसरा पद कह सकते हैं, इसको हम पूर्व पद कह सकते हैं और इसको हम परपद कह सकते हैं। संधि जो होती है वो होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के बीच क्या होती है, संधि होती है। अब देखिए कि ये प्रथम पद है और ये कौन सा पद है, द्वितीय पद है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, उस नियम के हिसाब से हलंत में हमारे पास है ना। अब हम बात करेंगे कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण देखना है, ये वाला क्या होना चाहिए, कैसे लेके मैं तक। तो है कैसे लेके मैं तक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब एक बार तो हम बनाएंगे इसकी जगह, एक बार तो हमने क्या बनाना है, अनुस्वार। एक बार तो क्या बनाना है, अनुस्वार बनाना है। क्या बनाना है, एक बार अनुस्वार, और एक बार अनुस्वार बना दिया, और एक बार हम क्या बनाएंगे कि पीछे वाले वर्ग, देखो पीछे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा। पीछे वाला जो है कौन से वर्ग का है, तो हमें पता है कि ध जो आता है त वर्ग में आता है, और त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, न होता है। त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, न। तो इसकी जगह क्या बना देंगे, न बना देंगे। एक बार क्या बना दिया ये। अब लिखेंगे इसको हम, अब लिखेंगे, देखिए अब लिखेंगे हम इसको, क्या हो गया इसमें, हाँ। अब हम लिखेंगे, देखो एक बार तुमने लिखा स, अनुस्वार लगा यहाँ पे, पीछे ध और ये इसमें मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। एक शब्द तो हमारे पास बन गया संधि, पहला वाला शब्द हमारे सामने बन के आ गया संधि, है ना। अब दूसरे, एक बार हमने इसको ले लिया, अब इसको लेंगे तो ये स और न को अगर आधा करना है तो इसमें लगी खड़ी पाई हम हटा देंगे, तो आधा क्या हो गया, न, और आधा हो गया न, और पीछे ध और इसमें चोटी की मात्रा, तो देखिए संधि। ये दोनों हमारे सामने बन के तैयार हो गए। अब इससे हमें ये पता चल गया कि ये दोनों क्या होते हैं, दोनों सही होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों सही होते हैं। ये कौन सा, अपने व्यंजन संधि का एक नियम है उसके अनुसार। तो आज के बाद कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि कौन सा तो सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा। अपने को ध्यान रखना है कि ये दोनों ही जो लिखे हुए हैं दोनों सही होते हैं। वैसे ही जो मैंने बताया था आपको, जो हिंदी ऐसे लिखा भी सही होता है, और हिंदी जो हम ऐसे लिखते हैं अनुस्वार लगा के, वो भी सही होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है कि संधि कहाँ होती है, संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच में होती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी, ये बेसिक बात है जो इस संधि शब्द के बारे में है। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमसे और क्या प्रश्न पूछ सकता है, देखो जो बेसिक प्रश्न मैंने आपको बताया कि ये जो धन है वो संधि कहाँ होती है, संधि होती है प्रथम पद
प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ये कौन सा प्रथम पद, इसी को हम पूर्व पद कह सकते हैं, पहला पद कह सकते हैं। और ये द्वितीय वर्ण, इसी को हम परपद कह सकते हैं, है ना, और दूसरा पद कह सकते हैं ना। अब देखो इन दोनों पदों के बीच में प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के जो बीच में है ना, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो संधि होती है। अब ध्यान क्या रखना है, क्या इनको हम केवल मिला देंगे उससे संधि होगी क्या? नहीं, जब ये दोनों वर्ण मिलेंगे और यहाँ पे कोई न कोई क्या होगा, बदलाव, क्या होगा, कोई न कोई बदलाव होगा, कोई न कोई परिवर्तन होगा, कोई न कोई बदलाव होगा, कोई न कोई परिवर्तन होगा, तभी जाकर के ये क्या कहलाएगी, हमारी संधि कहलाएगी। यदि ये दोनों पद मिल रहे हैं, यदि ये दोनों पद मिल रहे हैं और फिर अगर बदलाव नहीं हो रहा, देखो बदलाव होगा तो संधि कहलाएगी, बदलाव होगा तो क्या कहलाएगी, संधि। लेकिन यदि मान लो कि दोनों पद मिल रहे हैं और इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा, तो फिर ये क्या होगा, तो ध्यान रखिए, फिर अगर बदलाव नहीं है, अगर बदलाव नहीं है तो फिर ये कहलाएगा संयोग। अगर बदलाव नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा, संयोग। फिर क्या कहलाएगा, ये संयोग। देखो कैसे, जैसे में आपने सुना होगा एक शब्द आता है हमारे सामने, मैंने लिखा पान, पान धन वाला। क्या शब्द है, पान धन वाला। और जब मैं इनको इसको मिलाता हूं तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनता है, पान वाला। क्या बनता है, पान वाला। पान धन वाला, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ, क्योंकि इसको अलग करेंगे अ निकल जाएगा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, व। ये दोनों मिले हैं तो क्या शब्द बना, पान वाला। पान वाला शब्द तो बन गया, पान वाला शब्द तो बन गया, पर क्या इन दोनों को मिलने के बाद कोई न कोई परिवर्तन हुआ क्या, दोनों को मिलने के बाद कोई न कोई परिवर्तन हुआ क्या? तो हमने कहा कि सर कि इधर का पान और इधर का वाला मिलके डायरेक्टली तो पान वाला ही बन गया, है ना, तो इसमें कोई न भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये होगा संयोग। जब परिवर्तन नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। और यदि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है तो संधि। जैसे अभी अपने शब्द देखा संधि वाला, जब ये और ये दोनों मिलते हैं तो परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन ये हुआ कि इस मैं के स्थान पे एक बार तो हमने क्या बना दिया, अनुस्वार, और एक बार क्या बना दिया, न। मतलब यह परिवर्तन हुआ है तो ये क्या कहलाई, ये संधि कहलाया। ध्यान रखना, परिवर्तन यदि प्रथम पद और प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं और बदलाव होता है, बदलाव होता है तो वो क्या कहलाएगा, बदलाव होता है तो वो कहलाएगी संधि। और यदि बदलाव नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संयोग। वो क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे। इसके बारे में आपको एक और बता दूं कि जैसे बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है ना, अगर बदलाव इन दोनों वर्णों में है, कौन से में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, यदि इन दोनों वर्णों में बदलाव है, इन दोनों वर्णों में बदलाव है तो उसको हम कहेंगे मुख्य संधि। उसको क्या कहेंगे हम, मुख्य संधि। किसे कहेंगे, मुख्य संधि। कैसे, कि यदि प्रथम पद, यदि, चलो नया ले लेता हूं मैं, कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ना, इन दोनों में अगर बदलाव इन दोनों वर्णों में हो रहा है, किन में, अगर इन दोनों में बदलाव है, इन दोनों में अगर क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो वो तो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मुख्य संधि। क्या कहलाएगी, मुख्य संधि। वो तो क्या कहलाएगी, मुख्य संधि। अब आप बोलोगे कि सर मुख्य संधि क्या है, ये तो आपने कुछ नया ही नाम दे दिया। देखो, यदि इन प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण अगर इन दोनों में केवल बदलाव हो रहा है तो वो तो कहलाएगी मुख्य संधि। यदि इन दोनों के अलावा, भाई इनमें भी हो रहा हो और इन दोनों के अलावा मान लो किसी दूसरे वर्ण में भी अपने संधि करते समय कोई बदलाव हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी गौण संधि। वो कौन सी संधि कहलाएगी, गौण संधि। समझ गए क्या बात, क्या कि यदि बदलाव इन दोनों वर्णों में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में यदि बदलाव हो रहा है तो वो तो कौन सी संधि कहलाएगी, गौण संधि। और यदि मुख्य संधि। और यदि इन दोनों के अलावा कहीं और जगह भी अगर बदलाव हो रहा है तो वो कौन सी संधि कहलाएगी, वो हमारी गौण संधि कहलाएगी। कौन सी संधि कहलाएगी, गौण संधि। आपने एक शब्द सुना होगा कि सर गौण संधि का कोई उदाहरण बताओ। कोई उदाहरण अगर आपके सामने हो तो देखो, एक शब्द है जिसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रामायण।
कौन सा शब्द है? रामायण। ये रामायण शब्द हमारे मुख्य संधि का उदाहरण भी है और गौण संधि का उदाहरण भी है। मुख्य संधि का उदाहरण भी और कौन सी? गौण संधि का उदाहरण भी है। देखो कैसे कि रामायण शब्द इसका संधि विच्छेद होता है राम धन अयन। रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? रामायण शब्द का संधि विच्छेद होता है राम धन अयन। ये रामायण शब्द का संधि विच्छेद है। अब देखो अब क्या करना है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? जैसे राम को हलंत करेंगे, इसमें से अ निकल गया, इधर अ है और पीछे क्या है? यन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन दोनों वर्णों के स्थान पे हमने क्या बनाया? आ बनाया। इन दोनों वर्णों के स्थान पे हमने क्या बनाया? हमने इन दोनों वर्णों के स्थान पे आ बनाया। क्या बन गया? रामायण। अब बनना तो ये रामायण चाहिए था, लेकिन जब व्यंजन संधि का एक नियम आता है कि यदि री रश, यदि री र और शे के बाद में न वर्ण हो तो वो किस में बदल जाता है? अणय में बदल जाता है। रे के बाद में न वर्ण है तो जब हम इसको बनाएंगे, जब हम इसको बनाते हैं तो शब्द हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने शब्द आता है रामायण। कौन सा शब्द आता है हमारे सामने? हमारे सामने शब्द आता है रामायण। आगे बात समझ में। अब देखो ये दोनों तो बदले बदले, साथ में कौन सा बदल गया? पीछे वाला भी बदल गया। मतलब ये इसमें कौन सी? गौण संधि के हिसाब से अणे बदल, ये न बदल गया और मुख्य संधि के हिसाब से और ए मिल के आ हो गया। आगे बात समझ में। अब देखिए ये हमारी यहाँ तक की मुख्य संधि और गौण संधि की बेसिक बातें हैं, है ना। ये मुख्य संधि और गौण संधि की बेसिक बातें हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो ये अपने मुख्य संधि और गौण संधि का जो उदाहरण था ये मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं। जो संधि शब्द अपन ने देखा है उसके बारे में और अपने को क्या याद रखना है। देखो सबसे पहली बात तो अपन इसके बारे में जानेंगे, ये हमारा संधि शब्द था, संधि ये हमारा टॉपिक था, है ना। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर मैंने आपको बताया कि इसको एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और अब ये दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना कि सर कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही है, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही सही है। अब देखो, अब इसके बारे में बेसिक प्रश्न जो बनते हैं, बेसिक प्रश्न क्या बनते हैं? पहला प्रश्न ये बनता है कि सर आप हमें ये बताओ कि आपने संधि की सबसे पहली बात जो अपन ने बात की, इसका शाब्दिक अर्थ बताओ। क्या बताओ? शाब्दिक अर्थ। संधि का आप हमें क्या बताओ? संधि का हमें शाब्दिक अर्थ बताओ कि भाई इसका संधि का मतलब क्या है ना। क्योंकि देखो संधि का मतलब, अगर अपन संधि के अर्थ की बात करें तो संधि का अर्थ है, अपन कह सकते हैं मेल, इसको हम कह सकते हैं जोड़, या हम कह सकते हैं मित्रता। क्या कह सकते हैं? मित्रता। मेल, जोड़ या फिर अपन मित्रता इसको कह सकते हैं। समझौता अपन इसको कह सकते हैं। संधि को क्या कह सकते हैं हम? समझौता कह सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई संधि का शाब्दिक अर्थ या एक शब्द में अपने को संधि का अर्थ बताओ, तो हम उसको बता देंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़ या फिर मित्रता अपन कह सकते हैं, या फिर हम इसको समझौता भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? या फिर हम इसको समझौता भी कह सकते हैं। तो मेल, जोड़ या मित्रता, या फिर हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं समझौता भी कह सकते हैं। मेल कह सकते हैं, जोड़ कह सकते हैं, मित्रता कह सकते हैं, या फिर समझौता भी कह सकते हैं, है ना। अब आगे की बात आती है कि यदि अपन से सर अगला प्रश्न पूछे कि आप एग्जामिनर यूं पूछना चाह रहा है कि आप तो हमें शाब्दिक अर्थ मत बताओ, शाब्दिक अर्थ मत बताओ। वो हमें पता है कि मेल, जोड़ और मित्रता होता है, इसका शाब्दिक अर्थ मेल, जोड़, मित्रता होता है, ये हमें पता है। आप हमें ये बताओ कि इस जो संधि शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? इस संधि शब्द का विलोम क्या होगा? इस संधि शब्द का विलोम क्या होगा, ये हमें बताओ। विलोम शब्द तो हम बताएंगे कि ये जो संधि शब्द है इसका विलोम की अगर बात करें तो इसका विलोम होता है, इसका विलोम होता है विग्रह। क्या होता है इसका विलोम? विग्रह। क्या होता है इसका विलोम? विग्रह होता है ना। संधि शब्द के विलोम की अगर हम बात करें तो संधि शब्द का विलोम क्या होता है? संधि शब्द का विलोम होता है विग्रह, है ना। क्या होता है? विग्रह। लेकिन ये उसको पता रहेगा कि अपने जो मित्र है वो रट के आए हैं बढ़िया तरीके से कि संधि का विलोम विग्रह, संधि का विलोम विग्रह, बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से रट रखा है, बढ़िया, है ना।
तो वो अपने से क्या करता है कि वो अपना टेस्ट लेता है। अपना क्या लेता है? वो टेस्ट, क्योंकि उसको तो अपने को गलत करवाना है, क्योंकि उसको अपने को क्या करवाना है? गलत करवाना है। तो वो अपने को विग्रह नहीं देके क्या वो देगा? अपने को ऑप्शन में दे देता है वो विच्छेद। ऑप्शन में क्या दे देता है अपने को? विच्छेद। तो अब इसके विलोम कितने हो गए भाई? इसका संधि का विलोम एक तो हो गया विग्रह, एक हो गया विच्छेद। क्योंकि हमने विग्रह कर रट रखा है तो वो अपने को क्या देगा? वो अपने को विच्छेद देगा। अब समस्या कहाँ है? या तो ये दोनों में से एक आएगा तो हम कर देंगे कि भाई विग्रह आया तो विग्रह, विच्छेद आया तो विच्छेद, ये दोनों हमने कर दिए। लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों आ जाए और एक हमारा जो एक ऑप्शन ये रहे कि दोनों में से एक को चूज करना है, तो फिर हम विग्रह को चूज करेंगे या फिर विच्छेद को चूज करेंगे? ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें जब भी हमारे सामने दोनों आएंगे तो हम पहली वरीयता किसको देंगे? हम पहली वरीयता देंगे किसको? विग्रह को। पहली वरीयता किसको देंगे? पहली वरीयता किसको देंगे? विग्रह को हम पहली वरीयता देंगे। आ गई बात समझ में? क्या करना है कि अगर दोनों ऑप्शन में आए तो फिर हमें नंबर 1 पे चूज किसको करना है? विग्रह को करना है, विच्छेद को नहीं करना है। और यदि दोनों पूछ रहा है और तीसरे में कह रहा है कि दोनों, तो फिर अपने को क्या करना है? दोनों वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और दोनों में से एक आएगा तो अपने को कर ही देना है कि विग्रह आए तो विग्रह और विच्छेद आए तो विच्छेद। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए। अब इससे अपने को एक चीज और पता चल गई कि एक ही शब्द के दो विलोम भी हो सकते हैं। एक ही शब्द के कितने? दो विलोम भी हो सकते हैं। देखो कि संधि का तो इसका विलोम एक तो हो गया विग्रह और एक हो गया विच्छेद। मतलब एक शब्द के कितने विलोम हो सकते हैं? एक शब्द के दो विलोम हो सकते हैं। यहां तक की बात अपने प्रश्न बन सकता है। और इसमें हम अगर जानने की कोशिश करें तो देखो क्या हो सकता है। और देखिए आगे मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न और बनता है, आपसे पूछ सकता है कि ये जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द में लिंग कौन सा होगा? संधि शब्द में लिंग कौन सा होगा? संधि शब्द में लिंग कौन सा होगा? ये अपने को ध्यान रखना है। संधि शब्द में क्या होगा? लिंग कौन सा होगा? ये अपने को ध्यान रखना है ना? अब आप बताओ कि जैसे संधि होता है कि होती है? संधि होता है कि होती है? तो संधि होती है। संधि होती है मतलब कौन सा लिंग है? तो हम ये बता देंगे कि कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो संधि में लिंग कौन सा हो गया? संधि में लिंग हो गया स्त्रीलिंग। संधि में लिंग कौन सा हो गया? संधि में लिंग हो गया स्त्रीलिंग। अब अपने को क्या ध्यान रखना है? देखिए अब अपने को क्या ध्यान रखना है? लिंग का भी प्रश्न आ गया। एक ऐसा प्रश्न जो मैंने देखा, वो ज्यादातर किताबों में आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, और बहुत सारे हमारे जो मित्रगण हैं वो भी पढ़ने में कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं, तो उसको भी अपन, वो है इससे संज्ञा। ये जो संधि शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है एक परीक्षा में। ये प्रश्न भी एक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ये जो संज्ञा शब्द है ये कौन सा क्या है? कौन सी संज्ञा है? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अगर संज्ञा की बात करें तो ध्यान रखना, आप उसको बताना कि ये जो संधि शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ये यहां तक की बात अपने सामने आई। क्या कि संधि शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ होगा मेल, जोड़ या मित्रता। इसका विलोम क्या होगा? विग्रह या विच्छेद। इसका लिंग क्या होगा? तो स्त्रीलिंग। और संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। देखो भाववाचक संज्ञा है। अब अगला जो प्रश्न हमारा बनता है, अगला जो है, देखो वहां से प्रश्न आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, वो है इसकी परिभाषा के संज्ञा की संधि की परिभाषा क्या होगी। तो हमने क्या कहा? हम जान चुके हैं कि दो वर्णों का क्या होगा? दो वर्णों का मेल होगा, और मेल होने के बाद क्या होगा? उसमें परिवर्तन या कोई ना कोई बदलाव होगा। वो हमारा क्या होगा? वो हमारी क्या होगी? संधि होगी। देखिए मैं इसको लिख देता हूं। अगर परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो इसकी परिभाषा होगी दो वर्णों के योग
से, दो वर्णों के योग से जो विकार या विकार को ही कहते हैं बदलाव या विकार बदलाव या विकार बदलाव या परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग से जो विकार या परिवर्तन या बदलाव हो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों का योग होगा और योग होने के बाद उसमें क्या होगा? विकार, बदलाव या परिवर्तन, तीनों पर्यायवाची हैं। या तो विकार होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे हम संधि कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अगली जो हम बात करें, ये हमारी संधि की क्या हो गई? संधि की हमारी परिभाषा हो गई। परिभाषा में से कोई प्रश्न नहीं बनता, परिभाषा में से कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी कि आप बोलोगे सर संधि के बारे में इतनी सारी बातें बताई और आपने परिभाषा तो लिखा ही नहीं। तो मैंने आपको अच्छे से लिखा दिए कि दो वर्णों के योग से जो विकार या बदलाव या परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि दो वर्णों का योग हो रहा है, यदि दो वर्णों का योग हो रहा है और बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या होगा? संयोग। तो मैं आपको नोट में लिखा देता हूं यहीं पे, यदि दो वर्णों का योग हो किंतु विकार नहीं हो, दो वर्णों का योग हो किंतु विकार नहीं हो, तो वहां संधि नहीं होगी। तो वहां क्या नहीं होगी? संधि नहीं होगी। अर्थात वहां संयोग होगा। अर्थात वहां पे क्या होगा? संयोग होगा। संधि नहीं होगी, क्या होगा फिर वहां पे? संयोग। बदलाव हुआ तो संधि, बदलाव नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर हमारे सामने क्या आएगा? संयोग होगा। संयोग होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अगली हम बात करें, अगला प्रश्न बनता है संधि के प्रकार के बारे में। अगला प्रश्न किसके बारे में बनता है? प्रकार, संधि के प्रकार। अगला प्रश्न किसके बारे में बनता है? संधि के प्रकार के बारे में। संधि के प्रकार के बारे में हमारा अगला प्रश्न बनता है। अब आपको सबको पता होगा कि संधि के, जैसे मैं पूछूंगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप सब बता दोगे कि सर संधि तो कितने प्रकार की होती है? संधि तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो गई? 3। मेरा मकसद ये बताना नहीं है कि संधि 3 प्रकार की होती है, मैं आपको ये बताऊंगा कि संधि 3 ही प्रकार की क्यों हुई। संधि कितने प्रकार की? संधि 3 ही प्रकार की क्यों हुई, ये हम बात करेंगे। कि संधि जो 3 प्रकार हैं तो केवल 3 ही प्रकार की संधि क्यों हुई, 4 प्रकार की क्यों नहीं हुई, 2 प्रकार की क्यों नहीं हुई, ये हम बात करेंगे। और ये हम बात करने वाले हैं कि देखिए कि 3 प्रकार की। मैंने आपको कहा कि संधि क्या होता है? संधि होता है वर्णों का मेल। यहीं से हमारा प्रकारों के बारे में सवाल बनेगा कि संधि क्या होता है? संधि होता है वर्णों का मेल। और मैंने आपको बताया था कि वर्ण, हमारे पास जो वर्ण है, इस वर्ण को भी हमने कुछ भागों में बांटा था। मैंने आपको बताया था कि वर्णों का मेल होता है संधि। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि होती है। अब देखो वर्णों में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। जब मैंने वर्ण आपको पढ़ाए थे अच्छे से, इसीलिए मैंने कहा था कि जो आगे की वीडियो है, जिनको हमने इतने गंभीर तरीके से और इतने विस्तार से जिनको पढ़ा है, वो चीजें यहाँ काम आने वाली है। डायरेक्ट अगर आप संधि का वीडियो देखोगे तो ये आपको समझ में बहुत ही कम आएगी। इसके लिए आपको जो वर्ण विचार के अपने वीडियो उनको देखना है ना, उनको देख के फिर संधि पे आना है। तो मैंने कहा तो वर्ण में हमने क्या पढ़ा? वर्ण में हमारे पास एक तो थे स्वर, एक तो क्या थे? स्वर। एक हमारे पास थे व्यंजन। मैं मूल वर्णों की बात कर रहा हूं, है ना। एक तो हमारे पास स्वर थे और एक व्यंजन थे। और इसके अलावा अपन ने जो तीसरी चीज पढ़ी थी वो क्या थे?
वो थे अयोगवा। क्या थे? अयोगवा, है ना। एक स्वर थे, एक व्यंजन थे, और एक हमारे सामने क्या थे? अयोगवा थे। इन चीजों को अपन ने पढ़ा था। ये वर्णों के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? इनको। अब देखो, वर्णों का योग होगा, वर्णों का क्या होगा? योग होगा। अब वर्णों का योग हमारे सामने कितने आ गए? हमारे सामने आ गए 44। कितने आ गए? 44, है ना। अब ये दो अयोगवा को छोड़ना है, 2 मिनट के लिए अयोगवा को अपने क्या करना है? भूलना है। अब वर्णों का योग मतलब 44 का योग किसके साथ होगा? 44 का योग किसके साथ होगा? 44 का योग 44 के साथ होगा। 44 का योग किसके साथ होगा? 44 के साथ होगा। वही क्या हमारी क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। देखिए कैसे, अगर हम बात करें तो अपने पास कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। एक तो हमारे पास स्वर है, एक हमारे पास व्यंजन है, और एक हमारे पास क्या है? अयोगवा। और अयोगवा कौन कौन से हैं? मैंने कहा था अयोगवा 2 हैं, एक अनुस्वार और एक क्या? विसर्ग। एक अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग का क्या है? विसर्ग का ये चिन्ह है अपने पास, और अनुस्वार का ये चिन्ह। अब देखना मैं इनको कैसे जोड़ता हूं। हमने कहा कि साहब हम पहले किसको लेते हैं? स्वर को। पहले किसको लेते हैं? स्वर को। तो मैंने क्या कहा कि ये सब अपने पास जीमने का, आप ऐसे सोचोगे कहीं जीमने जा रहे हैं और अपने पास कितने लोग हैं? 3 लोग। ये 3 कैटेगरी के अपने पास लोग हैं, और हमें क्या करना है? इनको जिमाना है। अब कैसे जिमाएंगे? देखो, हमने सबसे पहले एक लाइन लगाई जिसमें स्वर को बिठाया, एक लाइन लगाई जिसमें किसको बिठाया? स्वर को, है ना। स्वर को बिठा दिया किसके साथ? पीछे वाली लाइन में भी किसको बिठा दिया? स्वर को। आगे वाली लाइन में भी स्वर को बिठा दिया, पीछे वाली लाइन में भी किसको बिठा दिया? स्वर को। अब ये कह रहे भैया कि आपने तो स्वर की लाइन लगा दी, हमारी लाइन कहाँ है? तो फिर हमने कहा कि स्वर के साथ स्वर को बिठा दिया। फिर हमने कहा चलो स्वर के साथ किसको बिठा देते हैं? स्वर के साथ हमने बिठा दिया किसको? व्यंजन को बिठा दिया। स्वर के साथ किसको बिठा दिया? व्यंजन को। तो व्यंजन को क्या आ गया? व्यंजन कह रहा है कि सर आप तो हमें पीछे वाली लाइन में बिठा रहे हो, आगे वाली लाइन में तो आपने हमको बिठाया नहीं। तो फिर हमने कहा कि चलो आपको आगे वाली लाइन में बिठा देते हैं। तो फिर हमने व्यंजन को यहां बिठाया, और पीछे किसको बिठा दिया? स्वर को। पीछे किसको बिठा दिया? स्वर को। अब ये यूं कह रहे हैं कि साहब 2 बार तो आपने ऊपर स्वर को बिठा दिया, 2 बार इधर बिठा दिया। कितनी बार बिठा दिया? 4 बार। और हमें तो कितनी बार बिठाया? कितनी बार बिठाया? 2 बार। तो हमने कहा चलो आपको 2 बार और बिठा देते, 4 बार है तो फ्री करते हैं। तो हमने कहा व्यंजन के साथ किसको बिठा दिया? व्यंजन के साथ वापस हमने किसको बिठा दिया? व्यंजन के साथ हमने वापस किसको बिठा दिया? व्यंजन के साथ हमने वापस स्वर को व्यंजन को बिठा दिया। ये यहां तक की बात हमारी। हाँ, व्यंजन के साथ। अब ये यहां तक ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए। तो अब भैया अयोगवा कह रहे हैं, अब अयोगवा में अपन जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार को तो हम किसके साथ? व्यंजनों के साथ हम इसको गिन लेंगे। अब इसमें क्या बचा है? विसर्ग। हमारे सामने क्या बचा अयोगवा में से? इसको हमने किसके साथ? व्यंजनों के साथ बिठा दिया, व्यंजनों के साथ बिठा दिया। अब हमारे पास ये क्या बचा है? विसर्ग। अब इस विसर्ग ने कहा कि साहब हमारा कुछ करो, हमें भी तो बिठाओ, है ना। तो इसने कहा कि ठीक है हम बिठा देते हैं, लेकिन इसने कहा कि आपने इनको 4-4 बार बिठाया। कितनी बार? 4-4 बार। 1 2 3 4 बार स्वर, 1 2 3 और 4 बार क्या होंगे? व्यंजन। तो हमने कहा कि यार 4 बार तो अब तो लाइन ही 2 ही बची है अपने पास, लाइन ही कितनी बची है? 2 ही। तो अब क्या करें? तो उसने कहा साहब मैं बैठ तो जाऊंगा। क्या बोला? कि मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन मैं पीछे वाली लाइन में नहीं बैठूंगा, मैं पीछे वाली लाइन में नहीं बैठूंगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है पीछे वाली मत बैठ। तो हमने विसर्ग को कहां बिठा दिया? विसर्ग के साथ एक बार हमने किसको जोड़ा? स्वर को जोड़ा, और एक बार विसर्ग के साथ किसको जोड़ा? एक बार विसर्ग के साथ किसको जोड़ा? व्यंजन को जोड़ा। एक बार विसर्ग के साथ किसको जोड़ा? व्यंजन को जोड़ा। आ गई बात समझ में? ये हमारे जो तीनों हैं, इन तीनों अयोगवाओं के जो जोड़े बनते हैं, स्वर व्यंजन और अयोगवा के जो जोड़े बनते हैं, वो हमारे सामने जोड़े बन के कितने आए? देखो कितने जोड़े हमारे सामने बन गए। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6। वर्णों के 6 प्रकार से या 6 जोड़े हमने बनाए कि 6 तरीके से हम वर्णों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जिसमें पहले वाले में
स्वर को स्वर के साथ जोड़ेंगे, दूसरे में स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, तीसरे व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ेंगे, फिर व्यंजन को व्यंजन के साथ, फिर विसर्ग को स्वर के साथ और विसर्ग को व्यंजन के साथ जोड़ेंगे। देखिए यहीं से मैं आपके सामने जो हमारे स्वर संधि के या हमारे संधि के जो प्रकार है वो आपको बताने वाला हूं। देखना, जिसमें प्रथम पद, अब यहां से ध्यान से देखना, मैं परिभाषा की बात कर रहा हूं कि जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, अर्थात दोनों पदों में क्या हो, दोनों पदों का प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण भी स्वर हो, वो क्या कहलाएगी? ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वर। जुड़ क्या रहे हैं? स्वर। और जुड़ने के बाद क्या कहलाएंगे? संधि। तो वो क्या कहलाएगी? हमारी स्वर संधि। संधि का पहला प्रकार आपके सामने आ जाता है क्या? स्वर संधि। संधि का पहला प्रकार आपके सामने आ गया स्वर संधि। अब आगे बात करें, आगे चाहे स्वर के साथ व्यंजन जुड़े, चाहे स्वर के साथ व्यंजन जुड़े, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो या द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो संधि आएगी उसका हम नाम देंगे, उसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उसको नाम देने वाले हैं। अब देखो, विसर्ग के चाहे स्वर को जोड़ो या विसर्ग के साथ चाहे व्यंजन को जोड़ो, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसको हम नाम देंगे, उसका तीसरा प्रकार जो हमारा है संधि का, वो हमारे सामने आएगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये हमारे संधि के तीन प्रकार, क्योंकि इनके अलावा हमारे पास कोई वर्ण बचा नहीं है, इसलिए इन्हें तो चार हो सकते हैं और तीन तरीके से अपन ने जोड़ दिए, इसलिए जो संधि के तीन प्रकार हैं वो आपको सामने है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये संधि के तीन प्रकार हैं। अब देखो, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने इधर स्वर को इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, व्यंजन को इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, लेकिन आपने विसर्ग को केवल किधर लिखा? आगे आगे लिखा, आगे आगे लिखा, पीछे क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी ऐसा देखा है कि मान लो ये राम शब्द है वो इसका प्रारंभ विसर्ग से हो रहा है? ऐसा देखा है क्या कहीं? क्यों नहीं देखा है? ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि विसर्ग से कभी भी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। विसर्ग से कभी भी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण के रूप में या किसी भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में कभी भी क्या नहीं आएगा? कभी भी विसर्ग नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको किधर रखा? हमने इसलिए हमेशा किसको कहाँ रखा? इसको आगे रखा कि प्रथम पद का क्या हुआ? अंतिम वर्ण हो सकता है, क्योंकि आपने राम ऐसा लिखा देखा है, राम आपने ऐसा लिखा देखा है, तो ये प्रथम पद है और इसका अंतिम वर्ण हो गया, ये हो गया। लेकिन कभी भी विसर्ग है किसी भी शब्द का प्रथम वर्ण नहीं होगा। इसीलिए हमने, तो हमारे सामने संधि के कितने प्रकार आ गए? तीन। हमारे सामने संधि के प्रकार की अगर हम बात करें, संधि के, मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर संधि के प्रकारों की अगर हम बात करें कि प्रकार कितने होंगे, तो संधि के प्रकार हमारे सामने आते हैं कितने? तीन। कितने प्रकार आएंगे? तीन। और वो तीन कौन कौन से हैं? तो पहला स्वर संधि, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। ये अपने को ध्यान रखना है। ये आपकी जो बेसिक प्रश्न बनते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अपना एक न एक प्रश्न तो ऐसे इस स्लाइड से आ जाएगा, है ना। ये जो बेसिक चीजें पूछी जाती है, और छोटे छोटे एग्जाम और बहुत से बड़े बड़े एग्जामों में भी ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब कल हम बात करेंगे कि हमारा जो पहला प्रकार है स्वर संधि, इसके बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे। आज की हमारी जो क्लास है, आज की हमारी इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास बहुत ही पसंद आएगी। तो आप देखते रहिए
और आप तैयारी को एकदम जारी रखें, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। आज हमारा जो बजट भी पेश हो गया है ना, उसमें शाम तक आपको पता चल जाएगा कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आने वाली है। और जो संधि जो टॉपिक है, ये तो ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और हिंदी अगर आपके इसमें लिखा हुआ है तो वो आपको पढ़ना ही है, संधि उसमें आएगी 100% है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, जोर शोर से तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी एक ही बार करनी है, पढ़ना एक ही बार है और सफल भी एक ही बार होना है। इसलिए देखते रहिए, करते रहिए तैयारी, है ना। और हमारी क्लास को हम आज यहीं विराम देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।